जियोली का समूह उस समय चौंक गया जब उन्होंने इस सफेद कपड़े वाली महिला की आवाज सुनी, जिसमें कुछ आश्चर्य भी था। इससे पहले कि जियोली ने तुरंत कुछ सावधानी से सिर हिलाया, उसने सुखियान को अपने बगल में देखा। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं जियो गेट का उप प्रमुख जियोली हूँ। जियोली के बोलते समय उसके शरीर के भीतर डूक्यूई चुपचाप घूम रही थी। उसे यकीन था कि वह अपने सामने इस युवा डूजोंग से कभी नहीं मिला था। पहले दूसरे पक्ष की आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसका संबंध जियो गेट से है। हालांकि इससे पहले कि वह यह पता लगा सके कि उनका रिश्ता अच्छा था या बुरा, थोड़ा सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं थी। जबकि जियोली सतर्क था, उसके बगल में सुखियान की आंखें जम गई। वह समझ सकता था कि यह सुंदर सफेद कपड़े वाली महिला भले ही युवा हो, लेकिन उसके पास असामान्य रूप से बड़ी ताकत थी। यदि उसके मन में जियो गेट के प्रति शत्रुता है, तो संभव है कि उन्हें आज कुछ परेशानी का अनुभव होगा। इसके अलावा उनके बगल में दानव ज्वाला घाटी थी जो शिकारी इरादे से देख रही थी। जियोली का जवाब सुनने के बाद उसके शरीर के चारों ओर फैली हत्या का इरादा उनके आसपास मौजूद कई निगाहों के सामने बहुत कम हो गया। उसने तुरंत और बेहोश होकर कहा, क्या आप में से कुछ लोग कृपया एक तरफ हट सकते हैं और इस गोली को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति को नहीं रोक सकते। हालांकि ये शब्द अभी भी नीरस थे, वे निस्संदेह उस रवैये से कहीं बेहतर थे जो दानव ज्वाला घाटी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। बहुत से लोग चुपचाप अपने दिलों में हैरान थे। जियो गेट का इतने मजबूत व्यक्ति से परिचय कब से हुआ? डेमन फ्लेम वैली के उन लोगों की अभिव्यक्ति जो एक इमारत की छत पर चले गए थे, थोड़ा बदल गए जब उन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए गए अधिक गर्म स्वर को महसूस किया। जियो गेट वास्तव में इस महिला से परिचित है। फैंग यान की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सवाल किया, यदि यह सचमुच सच होता तो डेमन फ्लेम वैली की स्थिति अच्छी नहीं होती। यह संभावना थी कि बगल वाले व्यक्ति को भी दो संभ्रांत डूजोंग का सामना करने में कठिनाई होगी। घबराए नहीं। उनकी बातचीत से लग रहा है कि वे परिचित हैं, लेकिन उनका रिश्ता साफ तौर पर उस तरह का नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। डेमन फ्लेम वैली ऐसी नहीं है जिसे कोई भी अपनी इच्छानुसार अपमानित कर सके, भले ही वह एक कुलीन डूजोंग ही क्यों न हो। भूरे कपड़े पहने व्यक्ति की गहरी आंखें इमारत के ऊपर सफेद कपड़े पहने महिला पर बेरुखी से बोलने से पहले घूम गई। यह सुनने के बाद फैंग यान की अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, मैंने ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसी युवा महिला डूजोंग के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। क्या वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के बाहर से कोई है? फैंग यान के पास मौजूद कुछ डेमन फ्लेम वैली के बुजुर्ग केवल हैरान महसूस कर रहे थे और उन्होंने फैंग यान की अनिश्चितता के सामने अपना सिर हिला दिया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कौन सा कुलीन डूजोंग प्रसिद्ध नहीं था? फिर भी उनमें से कोई भी इस सफेद कपड़े वाली महिला के समान नहीं था। फैंग यान और अन्य लोगों के संदेह की तुलना में जियोली, जो इसमें शामिल मुख्य पात्र था, इसी तरह भ्रमित था। वे नहीं जानते थे कि यह महिला, जो स्पष्ट रूप से दयालु नहीं थी, अचानक उनके प्रति अपना रवैया क्यों सुधार लेगी। जियोली की निगाहें उसके बगल में मौजूद सुखियान से मिली। उसकी आंखों में संदेह झलक उठा। उसने विनम्रता पूर्वक अपने हाथ सफेद कपड़े पहने महिला की ओर बढ़ाए। फिर वह अपने समूह को प्रकाश स्तंभ से 100 मीटर के दायरे से परे एक क्षेत्र में ले गया। जियोली के समूह के हटने के बाद मंडप के आसपास की जगह पूरी तरह से खाली हो गई थी। हालांकि आगे के इलाके लोगों से खचाखच भरे हुए थे। जाहिर है इन लोगों को अभी भी कमरे से बाहर निकलने वाले प्रकाश स्तंभ के प्रति बहुत रुचि महसूस हुई। हाँ, यह अप्रत्याशित है कि मेरे ब्लैक एम्परर सेक्ट ने इस बार जो नीलामी आयोजित की है,
उसने इतने सारे विदेशी और परिचित चेहरों को आकर्षित किया है। बूढ़े ने सचमुच बहुत प्रसिद्धि पाली है। जियोली के समूह के पीछे हटने के बाद काले सम्राट मंडप के भीतर से कुछ मानव आकृतियां अचानक चमक उठीं। जब वे इमारत से 100 मीटर दूर थे तो वे तुरंत रुक गए। मानव आकृतियां अभी-अभी प्रकट हुई थी जब सभी ने तेजी से उन पर नजर डाली। पीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराहट के साथ हवा में कदम रख रहा है। जैसे ही वह पास आया, सभी को एहसास हुआ कि उसके पीले वस्त्र पर कुछ विशाल सुनहरे अजगर सिल दिए गए थे। वे सूर्य के प्रकाश के नीचे एक फीकी चमक दर्शाते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे जीवित हों और एक असामान्य दबाव उत्सर्जित कर रहे हों। एक सफेद कपड़े पहने मोया के साथ साथ एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति जो कीमियागर वस्त्र पहने हुए था, उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। वह लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति काले सम्राट संप्रदाय का प्रमुख कीमियागर था, जिसका 1000 मेडिसिनल हाउस क्यूई शान में जियो यान के साथ संघर्ष हुआ था। पीले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होते ही इस क्षेत्र में काफी हंगामा मच गया। अनेक उद्गार गूंज उठे। यह वास्तव में काले सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय नेता मो जिंगटियान है। यह अफवाह है कि मो तियानजिंग एक दशक पहले डूजोंग वर्ग में आगे बढ़े हैं और पीछे हट रहे हैं। यह अप्रत्याशित है कि वह भी आज परेशान थे। मो तियानजिंग जो सामने आया था, उसने सुकियान और डेमन फ्लेम वैली के भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी नजर बिना कोई निशान छोड़े ब्लैक एम्परर पैवेलियन के कुछ क्षेत्रों से गुजरी, तभी मंडप की ओर रुख किया। जब उसकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ी तो उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। जाहिर है, बात की कम उम्र ने उन्हें बहुत स्तब्ध कर दिया था। यह वास्तव में वह है। मोया की नजर मो जिंगटियान के पीछे मंडप पर पड़ी। जब उसने उस अलौकिक चेहरे को देखा जिसे वह बहुत याद करता था, तो वह तुरंत चौंक गया। जिसके बाद वह तुरंत आश्चर्य से बुदबुदाया, आप उसे जानते हैं? मो जिंगटियान भी उन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए उसने जल्दी से पूछताछ की। इस स्तर के विशेषज्ञ के साथ अच्छे संबंध रखने से काले सम्राट संप्रदाय को बहुत लाभ होगा। हम केवल एक बार मिले हैं और इसे परिचित नहीं माना जा सकता। मोया एक पल के लिए झिझका और उसने वह विवरण बता दिया जो वह जानता था। उन्होंने अपनी आवाज में लिटिल फेरी डॉक्टर के प्रति अपना स्नेह नहीं छिपाया। दूसरी ओर उन्होंने जियो यान के बारे में मोटे तौर पर बात की। देखकर अंदर एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने वाला वह युवक होना चाहिए जिसके बारे में एल्डर क्यूई ने 1000 औषधीय सदन के भीतर संघर्ष होने का उल्लेख किया है। यह अप्रत्याशित है। इतनी उम्र में उनका कीमियागर कौशल पहले ही इस स्तर तक पहुंच गया है। कितना भयावह है। मोया द्वारा जियो यान का संक्षिप्त उल्लेख मो तियानजिंग को बात के बारे में भूलने का कारण नहीं बना। उसे कुछ खबरें याद आई जो वह जानता था और गहरी आवाज में बोलते समय उसकी आंखों में एक गंभीरता झलक उठी। जब वह पीछे खड़ा था तो क्यूई शान ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा मोड़ लिया। जिन आंखों से वह भवन के प्रकाश स्तंभ को देखता था उनमें घृणा और ईर्ष्या भरी हुई थी। उस समय वह जानता होगा कि जियो यान भी एक कीमियागर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे पक्ष की दवा शोधन कौशल उस स्तर पर थी जिसकी तुलना करने में उसे कठिनाई होगी। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें बेहद असंतुलित महसूस कराया वह यह थी कि दूसरे पक्ष के पास उनकी उम्र में ऐसी उपलब्धि थी। यह ज्ञात होना चाहिए कि वह भी कुछ समय पहले ही सौभाग्य से छठे स्तर तक पहुंच पाया था। मो तियानजिंग से ये शब्द सुनकर मोया का दिल कुछ असहज हो गया। उनका सामान्य अहंकारी स्वभाव अपने से छोटे व्यक्ति को अपने से बड़ी उपलब्धि हासिल करते देखने के लिए बेहद अनिच्छुक था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है
कि वहाँ एक उत्कृष्ट महिला थी जिसकी वह इस साथी के साथ बहुत प्रशंसा करता था। यह बिंदु कुछ ऐसा था जिसे सहने में उसे कठिनाई हो रही थी। आप दोनों को भविष्य में सावधान रहना चाहिए। इस यान जियाओ के साथ दुश्मनी न करने की पूरी कोशिश करें। एक डू जोंग, एक कीमियागर जो उच्च ग्रेड टियर 6 औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है, और एक छोटी लड़की जिसके पास शारीरिक ताकत है जो डरावनी है। इस तरह का लाइनअप पहले से ही बेहद मजबूत है। कोई उन्हें आसानी से अपमानित नहीं कर सकता। क्या तुम समझ रहे हो? मो तियानजिंग ने इन दो लोगों के दिलों में विचारों को नजरअंदाज कर दिया और फीकी आवाज में बोला। हाँ, मो या और क्यूई शान को अपने दिल में बेहद नाराजगी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्होंने मो तेनजिंग के सामने थोड़ा सा भी असंतोष प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। इस बार काफी संख्या में बूढ़े राक्षस जो अलगाव में रह रहे हैं, उस बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार के कारण आए हैं। यदि वे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दें। जब तक वे हमारे काले सम्राट संप्रदाय को संतुष्ट करने वाली कोई चीज निकाल सकते हैं, तब तक वह चीज किसके पास है या इसके कारण कितने लोग मर गए या अपंग हो गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसे केवल एक मजेदार शो देखने के रूप में मान सकते हैं। जब मो तियानजिंग ने अपना शरीर नीचे किया और जवाब दिया तो उसके मुंह का कोना एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। सहमति में सिर हिलाने से पहले मोया और क्यूई शान ने एक दूसरे को देखा। मोहा, क्या आप इस युवा महिला में रुचि रखते हैं? मो तियानजिंग ने अचानक हंसते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखा जो इमारत के ऊपर एक चौंकाने वाली ठंडक फैला रहा था। मोया चौंका। उन्होंने तुरंत कुछ शर्मिंदगी के साथ उत्तर दिया, ऐसी महिला वास्तव में सौंदर्य प्रसाधन वाले लोगों की तुलना से बहुत दूर है। यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है अगर आपके पास वास्तव में उसके साथ रहने का साधन है। यदि वह आपकी हो गई तो हमारे काले सम्राट संप्रदाय की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। निसंदेह यही अच्छा होगा कि वह हमारे प्रति कोई शत्रुता का भाव न रखे, अन्यथा मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। मो तियानजिंग हंसे। अंत में उनका स्वर कठोर हो गया। मोया की आंखों में खुशी झलक उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। उन्हें अपनी शक्ल, सूरत, आचरण, उपलब्धि और हर उस चीज पर बेहद भरोसा था जिसके बारे में उनका मानना था कि वह मायने रखती है। इन सभी वर्षों में अनगिनत प्रतिभाशाली और प्यारी महिलाएं थी जिनकी भूमिका उन्होंने निभाई थी। जबकि हर कोई चुपचाप अपने अलग अलग विचारों में डूबा हुआ था, आकाश में चमकने वाला प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे धुंधला हो गया। हालांकि इससे निकलने वाली गोली की सुगंध सघन हो गई। प्रकाश स्तंभ अधिकाधिक धुंधला होता गया। अंततः धीरे धीरे गायब होने से पहले यह कुछ खंडित प्रकाश धब्बों में बदल गया। प्रकाश स्तंभ के लुप्त हो जाने पर सबके सामने अंगूठे के आकार का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश का समूह प्रकट होने के बाद चमक अचानक बढ़ गई। उसका शरीर हरकत कर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश में उड़ने वाला हो। हालांकि जैसे ही चमक बढ़ी, नीचे के कमरे से अचानक एक ठंडी खर्राटे की आवाज आने लगी। एक चूषण बल अचानक फूट पड़ा। उस प्रचंड चूषण बल के कारण प्रकाश का वह समूह अस्थिर रूप से हिलने लगा। कई लालची निगाहों के सामने वापस लौटने से पहले वह एक पल के लिए रुका। अंततः वह उस कमरे में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर के शरीर में तभी हलचल हुई जब उसने देखा कि औषधीय गोली रखी हुई थी। वह इसे लेकर गायब हो गई। किसी के द्वारा औषधीय गोली हटा दिए जाने के बाद लंबे समय से मौजूद गोली की सुगंध धीरे धीरे बिखर गई। एक पल में हर कोई केवल निराशा में अपना सिर हिला सका, जिसके बाद
जब वे तितर-बितर हुए तो उनके मन में नाराजगी थी जो नाराजगी से भरी हुई थी। तथाकथित गोली शोधन करने वाले व्यक्ति ने शुरू से ही कभी खुद को प्रकट नहीं किया।